हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईट योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं, आर्बिट्ररी एंड एक्सक्लूजनरी इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस कोटा पे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, कैसे ये रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाया जा सकता है। शुरू करेंगे क्लास को इस क्विज़ के साथ में। 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। इस क्लास में जो भी सीखते हो आप, ग्रामर, वोकैबुलरी, सबका सब इस क्विज़ में रिवाइज हो जाता है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ क्विज़ के, एक ट्राई आप इसको भी दे सकते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है आर्बिट्ररी एंड एक्सक्लूजनरी, भारी भारी वर्कम वर्ड्स हैं, एक बार इनको नज़र डालेंगे। पहला वर्ड है आर्बिट्ररी, इसका मतलब होता है मूडी। बहुत बार ये वर्ड आ चुका है आर्टिकल्स में, अगर क्लासेस में आप रेगुलर रहते हो तो। जो अपने हिसाब से चले, मनमोजी हो, अपनी मन मर्जी वाला हो, आर्बिट्ररी कहलाता है। इसको एक्सेंट्रिक, विम्सिकल और बिजार भी बोलते हैं। ये वर्ड्स भी आप बार बार रीडिंग में देखते जा रहे हो। दूसरा वर्ड है एक्सक्लूजनरी। एक्सक्लूजनरी का मतलब होता है जो अपने दायरे से चीज़ों को एक्सक्लूड करे। एक तो वर्ड होता है इंक्लूजनरी या इंक्लूसिव, सबको दायरे में लेने वाला। इसका बिल्कुल उल्टा है एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूजनरी, अपने दायरे से बाहर करने वाला। मान लीजिए सरकार ने कोई स्कीम बना दी जिसका लाभ सिर्फ रिच लोग उठा सकते हैं, अमीर लोगों के लिए बनी हुई स्कीम है, तो आप बोल सकते हैं कि ये स्कीम जो है, व्यवस्था जो है, एक्सक्लूजनरी है। इसमें तो समाज के बहुत गरीब लोग जो हैं इंक्लूड नहीं होते हैं। कह रहे यही चीज़ है जो हमारे ईडब्ल्यूएस कोटा की बात हो रही है। ये कोटा बड़ा मन मर्जी वाला है, सरकार ने अपने मन मर्जी से इस कोटा को चलाया हुआ है, और ये एक्सक्लूजनरी भी है। अपने नेचर के हिसाब से कई गरीब लोगों को ये एक्सक्लूड भी करता है जो जनरल कैटेगरी में नहीं आते हैं। आगे बात समझ में, ईडब्ल्यूएस कोटा की बात हो रही है। चलो इन वर्ड्स को देख लेना, भारी भरकम वर्ड्स हैं, मीनिंग और सिनोनिम्स आपको इनके बता दिए मैंने। अब आ जाओ इसके टाइटल पैराग्राफ पे, कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है इवन इफ ईडब्ल्यूएस कोटा इज अपहेल्ड, एलिजिबिलिटी विल हैव टू बी प्रॉपर्ली डिफाइंड। कह रहा है यहाँ तक कि अगर इवन इफ जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है, जनरल के अंदर गरीब लोग जो हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनका जो रिजर्वेशन है, कह रहा है ये जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन अगर अपहेल्ड भी हो जाता है, अपहेल्ड करना मतलब मेंटेन करना, पैसिव वॉइस बना हुआ है यहाँ पे इज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा है अगर यहाँ तक कि ये बनाया भी रखा जाता है तो भी इसकी जो एलिजिबिलिटी है ना, इसको विल हैव होना होगा फ्यूचर में, और क्या प्रॉपरली डिफाइंड होना होगा, परिभाषित होना होगा। तो पहली बात तो ये कोटा शायद सरकार हटा दे, सुप्रीम कोर्ट हटा दे, और अगर नहीं भी हटाया तो इसकी एलिजिबिलिटी को अच्छे से डिफाइन करेंगे। 8 लाख रुपए का जो क्राइटेरिया सरकार ने बनाया हुआ है, इससे कुछ चीज़ें साफ नहीं होती हैं। चलो अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखेंगे। ईडब्ल्यूएस कोटा सब्जेक्ट है, इज अपहेल्ड इसकी वर्ब है पैसिव वॉइस में। किसमें? पैसिव वॉइस में। अपहेल्ड करना, ये अपहोल्ड की थर्ड फॉर्म है। अपहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंटेन करना, प्रिजर्व करना, बनाए रखना, कंटिन्यू करना। इसका बिल्कुल उल्टा होता है स्ट्राइक डाउन या सेट असाइड, किसी चीज़ को, समझ गए ना, खारिज कर देना। अगर कोई कानून है, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये ज़रूरी है तो उसको अपहोल्ड करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि वो ज़रूरी नहीं है तो उसको स्ट्राइक डाउन या सेट असाइड करेगी। स्ट्राइक डाउन का एक सिनोनिम है जो मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है, एब्रोगेट। ठीक है, एब्रोगेट, किसी चीज़ को खारिज करना, कानून को। आज के क्विज में क्वेश्चन पूछा भी हुआ आपसे। चलो एलिजिबिलिटी की वर्ब है विल हैव टू बी डिफाइंड, यहाँ पे पैसिव इन्फिनिटिव है। एलिजिबिलिटी को डिफाइन किया जाना पड़ेगा। अरे बात समझ में, एलिजिबिलिटी को डिफाइन किया जाना पड़ेगा इन फ्यूचर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप शायद जानते होंगे, यहाँ फर्स्ट कंडीशनल लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है सर? फर्स्ट कंडीशनल। अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा। अगर आप मेरी मदद करोगे तो अपनी दोस्ती हो जाएगी, अगर मैं मेहनत करूंगा तो पेपर पास हो जाएगा, अगर कोटा मेंटेन होता है तो एलिजिबिलिटी को डिफाइन होना पड़ेगा। इस तरीके से फर्स्ट कंडीशन लगा हुआ है। अब एक सवाल है आप सभी से मेरा, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। ईडब्ल्यूएस कोटा को मेंटेन या अपहोल्ड किया जाता है इन फ्यूचर, बावजूद इसके प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया गया है। यहाँ पे विल बी अपहेल्ड नहीं लिखा गया पैसिव में, यहाँ पे इज अपहेल्ड लिखा गया है पैसिव के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो ऐसा क्यों हुआ? ये क्वेश्चन कई लोगों को कंफ्यूज करेगा, इसको अपने डिटेल में समझ लेते हैं। एक बार समझ लोगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। इफ़ और व्हेन दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं होता। अगर कंडीशनल बनाया गया हो तो
क्यों यूज़ नहीं होता फ्यूचर? इफ़ और एंड जो है व्हेन जो है इमेजिनरी कंडीशन को बताते हैं, अगर ऐसा हो, जब ऐसा हो। और फ्यूचर भी एक इमेजिनरी कंडीशन को बताता है, जो चीज़ अभी होनी बाकी है वो इमेजिनरी ही है फ्यूचर के अंदर। तो दो इमेजिनरी कंडीशंस को हम क्लब नहीं करते हैं कंडीशनर्स के केस के अंदर। जैसे इफ़ यू विल गो आउटसाइड इन द रेन यू विल फॉल इल, अगर आप बारिश में बाहर निकलेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इफ़ के साथ में विल गो लिखा है, फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया है। कंडीशनल बना हुआ है तो ये सेंटेंस गलत है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। कंडीशनल बना हुआ है ना, तो इस केस में ये सेंटेंस गलत है। आप क्या लिखें, इफ़ यू विल गो की जगह लिखें इफ़ यू गो आउटसाइड इन द रेन। बिल्कुल यहाँ वही चीज़ यहाँ पे लगी है, इवन इफ ईडब्ल्यूएस कोटा इज अपहेल्ड। दूसरा केस, व्हेन विल यू लीव फॉर जयपुर, आप जयपुर के लिए कब निकलेंगे। यहाँ पे व्हेन के साथ में फ्यूचर टेंस लगा हुआ है, लेकिन रूल क्या कहता है, कंडीशनल्स के अंदर जो है ये रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे तो कंडीशनल नहीं बना हुआ, सवाल पूछा गया है व्हेन विल यू लीव फॉर जयपुर, तो इस केस में ये बिल्कुल ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं व्हेन डू यू लीव फॉर जयपुर। सेकंड वाले केस में ऑप्शनल है, लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो छोड़ दो। फर्स्ट वाले केस में आपको फ्यूचर टेंस को हटा ही देना है जरूर से। चलिए आगे बढ़े। अब इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। आज वोकैब ज़्यादा नहीं है बल्कि ग्रामर ज़्यादा है, फिर भी वोकैब एक साथ देख लेंगे तो स्मूथली बढ़ पाएंगे। एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और मॉक टेस्ट की ज़रूरत है तो टेक्स्ट बुक के 1 ईयर पास पे 3 दिनों की मेगा सेल चल रही है। दिस इज़ द राइट टाइम टू अवेल द बेनिफिट्स। 1 साल का पास है, 45,000 मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं इसमें। सभी एग्जाम्स का सिंगल पैकेज है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस। अब ये सारे मॉक टेस्ट जो 499 का रेगुलर प्राइस है, अब आपको मिल रहे हैं 375 रुपये में 25% के डिस्काउंट के साथ। अब ये प्राइस भी फाइनल नहीं है, इस पर कोड लगाना है आपको YT10। इस कोड को लगा के एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा। तो जो 499 है अभी आपको 375 दिखा रहा है। यूज़ द कोड YT10, आपकी कॉस्ट हो जाएगी 338 रुपये। ज़रूर से सेल के चलते फ़ायदा उठाएं, ऐसी सेल्स 2-3 महीने में एक बार आपको मिलती हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट बुक का आपको लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, अपनी वोकैब शीट है। आज 3 ही वर्ड्स आपको करवा रहा हूँ, विम्सिकल, इम्पिंज ऑन या अपॉन और रिग्रेस। देखिए विम्सिकल अभी बताया था आपको मूडी हो, जिसमें बहुत सारी विम्स हो। विम्स का मतलब ही होता है मूड, बार बार बदलने वाला। एक्सेंट्रिक, वियर्ड, आर्बिट्रेरी जो आपने अभी आर्टिकल में देखा है, और बिजार इसके सिनोनिम्स हैं। द यूथ आर फैन ऑफ विम्सिकल फैशन नाउअडेज, आजकल की यूथ जो है बड़े ही अजीबो-गरीब मूडी से फैशन का फ़ैन है। आर्बिट्रेरी, विम्सिकल, बिजार जो भी आप लिखना चाहें। फिर वर्ड है इम्पिंज ऑन या अपॉन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे एक बुरा इफेक्ट छोड़ना या तो, और या फिर किसी चीज़ के दायरे में घुस जाना, उसकी लिमिट्स के बियॉन्ड चले जाना, है ना, वायलेट करना, उल्लंघन करना, जिसको हिंदी बोलते हैं उल्लंघन करना। तो आज इसका उल्लंघन करने वाला मीनिंग आएगा, द न्यू लॉ में इम्पिंज अपॉन द फ्रीडम्स ऑफ प्रेस। नया लॉ जो है इम्पिंज ऑन या अपॉन करेगा, दोनों में से कुछ भी लग सकता है। नया लॉ जो है उल्लंघन करेगा प्रेस की फ्रीडम का, पत्रकारिता की आज़ादी का। इसको इम्पैक्ट करना, ट्रैम्पल अपॉन या ऑन करना, वॉयलेट, ब्रीच या इनक्रोच करना भी बोलते हैं उल्लंघन करने के। आज आर्टिकल में आप इन दोनों वर्ड्स को देखने वाले हैं, एक तो ट्रैम्पल ऑन या अपॉन और एक ब्रीच, ठीक है। इसके सिनोनिम्स है, दोनों आर्टिकल में आएंगे। लास्ट वर्ड है रिग्रेस। रिग्रेस का मतलब है जिसमें रिगर हो। रिगर का मतलब होता है कड़ापन, कड़ापन। तो रिग्रेस मतलब वेरी स्ट्रिक्ट, यानी कि बहुत ही कड़ा। आर्मी स्कूल्स आर नोन फॉर देयर रिग्रेस डिसिप्लिन, सैनिक स्कूल अपने कड़े अनुशासन डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। अब देखो कड़े के लिए स्ट्रिंजेंट, रिजिड, हार्श और स्टर्न 4 वर्ड्स और यूज होते हैं। स्ट्रिंजेंट नाम का इसका सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है ना, बहुत कड़ा हो, बहुत ही रिजिड हो, स्ट्रिंजेंट। तो 3 ही वर्ड्स हैं, वो क्या बात ज़्यादा नहीं है। जल्दी से अब आर्टिकल पे आ जाओ। एक समरी आपको दे दें किस बारे में आर्टिकल लिखा गया है। देखो समरी ये है कि ईडब्ल्यूएस कोटा सरकार ने अभी 103वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए सबको लगाया था, मतलब सब जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए लगाया था जो जनरल से आते हैं। तो इस कोटा पे 2-3 सवाल उठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल खड़े हैं। पहला सवाल ये कि ये सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर जनरल वालों के लिए ही क्यों, बाकी दूसरी जातियों के लिए क्यों नहीं। दूसरा सवाल ये कि संविधान में क्या जनरल जातियों के लिए कोई रिजर्वेशन बनाया जा सकता है जो कि इकोनॉमिकली वीकनेस के हिसाब से डिफाइंड हो। और तीसरा कि 8 लाख की जो लिमिट है, इसमें तो हिंदुस्तान की 90% पॉपुलेशन आ जाती है, तो इस लिमिट का क्या फ़ायदा। इसका मतलब हर जनरल वाले को आपने जो है रिजर्वेशन देने की कोशिश की। तो इस तरीके से 2-3 सवाल इसके ऊपर लगे हुए हैं। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि हो सकता है इन सवालों के चलते इस कोटा को हटा दिया जाए, लेकिन अगर इसको बनाए भी रखा गया ना, तो भी ये 8 लाख की जो लिमिट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन, इसको फिर से डिफाइन किया जाएगा। कुछ ऐसी लिमिट लगाई जाएगी जिसमें वास्तव में गरीब लोगों को फ़ायदा मिल सके। अगर सभी जनरल वाले लोग इस कोटा में आ रहे हैं तो सबको ही नुकसान हो रहा है, फ़ायदा किसी को नहीं मिल रहा है। चलिए बस यही आज की समरी है।
आज की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है क्या इस कोटा के साथ हो सकता है। अब आर्टिकल को शुरू करते हैं। बड़ा इंफॉर्मेटिव है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि सर ये कोटा वोटा, पर आप इसको बायस होकर के नहीं पढ़ना, नॉलेज लेने के हिसाब से पढ़ना है ना। कह रहा है अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित इज नाउ एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोमा। कह रहा है एक संवैधानिक पीठ, बेंच मतलब अ ग्रुप ऑफ जजेस जो किसी केस की सुनवाई करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। एक संविधान की जो बेंच है जो लेड बाय है, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर यू ललित, अभी बने हैं शायद 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले अपने चीफ जस्टिस। कह रहा है ये बेंच जो है ना अब एग्जामिन कर रही है, अब अच्छे से छानबीन कर रही है, और किसको, वैधता को, वैलिडिटी को 103वीं संवैधानिक अमेंडमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। अच्छा ये कौन सी अमेंडमेंट है जी ये? कह रहा है विच प्रोवाइड्स फॉर 10% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और EWS। कह रहे ये वो अमेंडमेंट है जो प्रोवाइड फॉर करती है। प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है इंतजाम करना, जो इंतजाम करती है 10% आरक्षण का, रिजर्वेशन का, और किन के लिए ये करती है? EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। और कैसे करती है? कोमा लगा के, एक्सक्लूडिंग अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स who already have reservation in higher education institutions and government jobs। एक्सक्लूड करते हुए एक तो OBC को, दूसरा SC को, और तीसरा ST को, तीनों तरह की जातियों को। ये वो जातियां हैं जो पहले से ही रिजर्वेशन रखती आ रही हैं, हैव रिजर्वेशन, और किसमें? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, उच्च शिक्षा के संस्थानों में, और सरकारी नौकरियों में। समझ में आ गया? सेंटेंस लंबा है लेकिन पीस बाय पीस करके हमने इसको पढ़ लिया। एक बेंच है इन साहब की, जस्टिस साहब की अगुवाई में, ये एग्जामिन कर रही है वैलिडिटी को संविधान संशोधन की, अमेंडमेंट की 103 में, वो अमेंडमेंट जिसने इंतजाम कर दिया 10% आरक्षण का जनरल वाले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, जिसमें सारी की सारी दूसरी जातियां शामिल नहीं हैं, बैकवर्ड क्लासेस नहीं है, OBC नहीं है, SC नहीं है, ST नहीं है, क्योंकि इन सब के पास ऑलरेडी ही रिजर्वेशन है इस तरह का हायर इंस्टीट्यूट्स में और गवर्नमेंट जॉब्स में। अब स्ट्रक्चर को देखेंगे इस सेंटेंस की। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की वर्ब है इज नाउ एग्जामिनिंग। बेंच एक सिंगुलर नाउन है। विच की वर्ब है प्रोवाइड्स फॉर। विच आया है अमेंडमेंट के लिए। अब क्योंकि अमेंडमेंट सिंगुलर है इसलिए विच की वर्ब भी सिंगुलर है। प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ का इंतजाम करना। प्रोवाइड फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए इंतजाम करना। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। हमारा संविधान इंतजाम करता है समानता का, और किस आधार पे? आपकी जाति, आपके जेंडर और आपके धर्म के आधार पे। अब देखो इसका बिल्कुल उल्टा है प्रोवाइड अगेंस्ट, किसी चीज़ के ना होने का इंतजाम करना, ठीक है, ना होने का। जैसे आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना होने का इंतजाम करता है, और किसके? उस भेदभाव के जो इन तीनों चीज़ों के आधार पे हो। आ रही है बात समझ में? ये होने का, ये ना होने का, ये फॉर, ये अगेंस्ट, दो फ्रेजल वर्ब्स हैं, दिमाग में इनको कनेक्ट करके रख लेना। चलो और कुछ देखने वाला है सेंटेंस में। एक्सक्लूडिंग यहाँ पे PPS से, जब इनको रिजर्वेशन मिल रहा है तो इनको एक्सक्लूड किया जा रहा है। हु की वर्ब है, हु आया है इन सभी चीज़ों के लिए, सभी जो है कास्ट के लिए। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहे द बेंच हैज़ फाइनलाइज्ड 3 इश्यूज़ फॉर हेयरिंग। इस बेंच ने फाइनलाइज किया है 3 मुद्दों को हियरिंग के लिए, सुनवाई के लिए। अब ये डैश लगा के, M डैश लगा के वो तीनों चीज़ें आपको बताएगा। कह रहा पहली चीज़, वेदर द अमेंडमेंट हैज़ ब्रीच्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर बाय परमिटिंग द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस। हाँ या ना, जो ये अमेंडमेंट है, जो ये संशोधन है, इसने ब्रीच या उल्लंघन किया है या नहीं किया? ब्रीच करना, ट्रैम्पल अपॉन करना, इम्पिंज ऑन या अपॉन करना, याद है ना, उल्लंघन करना। पहली चीज़ तो ये एग्जामिन होगी कि हाँ या ना इसने इस चीज़ को उल्लंघन किया है या नहीं किया, और किसको? संविधान के मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को। और कैसे किया है कि नहीं किया? परमिट करके, इजाज़त दे के स्टेट को, स्टेट का मतलब है राज्य यानी कि सरकार, कि वो मेक करे खास प्रोविजंस को, स्पेशल कानूनों को। तो जो संविधान में कानून बनाने की इजाज़त नहीं है, क्या वैसे कानून बना करके संविधान की स्ट्रक्चर को इन्होंने ब्रीच किया है या नहीं किया? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, वेदर इट डज सो इन रिलेशन टू एडमिशंस टू प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस। हाँ या ना ये ऐसा करता है, जो भी इसने किया है, इस रिलेशन में, इस संबंध में, इन रिलेशन टू, और किससे? संबंध में उन एडमिशंस के जो है प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस में, जो है ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो प्राइवेट है, जिनको सरकार की एड यानी ग्रांट नहीं मिलती है। और तीसरा कह रहा लास्टली, सबसे आखिरी ये,
इफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओबीसी, एससी एंड एसटी कम्युनिटीज फ्रॉम द स्कोप ऑफ द कोटा ट्रैम्पल्स ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर, कि जो एक्सक्लूजन है इन तीनों कम्युनिटीज़ का इस कोटा के इसके में से, क्या ये एक्सक्लूजन उल्लंघन करता है, ट्रैम्पल ऑन करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, संविधान की। आई बात समझ में? तो तीन चीज़ों की हियरिंग होगी। कहीं सरकार ने एक कानून बना करके संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को तो ख़राब नहीं कर दिया है, कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ईडब्ल्यूएस को कोटा देते वक्त तो ख़राब नहीं हुई है, और कहीं एससी, एसटी और ओबीसी को ईडब्ल्यूएस ना मानने से भी संविधान की स्ट्रक्चर को तो वायलेट नहीं किया गया है। बेंच की वर्ब है हैज़ फाइनलाइज्ड, अमेंडमेंट की वर्ब है हैज़ ब्रीच करना, ट्रैम्पल अपॉन करना, इम्पिंज अपॉन करना, वायलेट करना, याद है ना, उल्लंघन करने के सिनोनिम्स हैं। इट की वर्ब है डज, एक्सक्लूजन की वर्ब है ट्रैम्पल अपॉन, ट्रैम्पल ऑन और ब्रीच एक दूसरे के सिनोनिम्स है ना, दोनों का मतलब है उल्लंघन। चलो और आगे बढ़ते हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेज हैं लेकिन बड़े आसान है, इसी तरीके से पढ़ते जाओ। कह रहा है दीज आर वैलिड क्वेश्चंस एंड इट कुड बी आर्ग्यूड दैट द लेजिस्लेशन ऑफ द रिजर्वेशन इन 2019 was done hastily without due diligence of the criteria adopted। कह रहे हैं ये सभी के सभी सही सवाल हैं, वैलिड क्वेश्चंस हैं, बहुत बार से बहुत वक्त से पूछे जा रहे हैं, और कह रहे हैं इस चीज़ को भी आर्ग्यू किया जा सकता है, इस चीज़ पे भी दलील की जा सकती है, दैट वो ये कि जो लेजिस्लेशन है, जो ढांचा है कानूनी ईडब्ल्यूएस का और किसका, रिजर्वेशन का 2019 में, कि ये हेस्टली किया गया था, जल्दबाजी के साथ किया गया था, और कैसे, बिना ड्यू डिलिजेंस के, बिना सही कोशिशों के, डिलीजेंस का मतलब होता है एफर्ट, ड्यू का मतलब होता है जो रिक्वायर्ड हो, बिना सही कोशिशों के जो है क्राइटेरिया की जो अडॉप्ट किया गया था। ड्यू डिलीजेंस का मतलब होता है सही कोशिश के साथ में किसी चीज़ को फॉलो करना। जब भी आप अपनी ड्यू डिलीजेंस दिखाते हैं तो आप केयरफुल होकर के किसी चीज़ को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, है ना, तो बिना उसके क्राइटेरिया को अडॉप्ट किया गया था। आगे बात समझ में, दीज की वर्ब है आर, इट की वर्ब है कुड बी आर्ग्यूड, लेजिस्लेशन की वर्ब है वॉज डन। हेस्टली मतलब जल्दबाजी में, इन हेस्ट का मतलब भी होता है जल्दबाजी, तो विद हेस्ट करोगे तो हेस्टली कोई काम होगा। इसको स्पीडली, केयरलेसली या हरिडली भी बोलते हैं। ड्यू डिलिजेंस आप जान चुके हैं, रिक्वायर्ड एफर्ट्स, किसी चीज़ के लिए जो केयरफुल एफर्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। क्राइटेरिया एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल है, इसका सिंगुलर होगा क्राइटेरियन। वैसे ही फिनोमिनन है सिंगुलर, फिनोमिना है प्लूरल। तो ये इंग्लिश में ओ एन यू एम जिनके लास्ट में आए, ऐसे बहुत सारे वर्ड सिंगुलर होते हैं और इनका प्लूरल बनाना होता है, तो आप ओ एन या यू एम को चेंज कर देते हैं ए में, ठीक है। क्राइटेरियन को क्राइटेरिया बना दिया, फिनोमिनन को फिनोमिना, मीडियम को मीडिया, डेटा, पोडिया, स्टेडिया, बैक्टीरिया। तो इसको याद रखना है, इस पर क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम के अंदर मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन है, अ न्यू बैक्टीरिया बी कोवी इज़ बिहाइंड द मिस्टीरियस डिसीज अमंगस्ट बोवाइन। एक नया बैक्टीरिया जिसका नाम है बी कोवी, ये बिहाइंड है, ये पीछे है इस खतरनाक मिस्टीरियस बीमारी के जो हमारे गो वंश में हो रही है। बोवाइन मतलब गांव की जाति से, बोवाइन में गायें, भैंसे, बैल ये सब आ गए, तो जो हमारे गो वंश में हो रही है, बोवाइन में हो रही है। सेंटेंस देखने में सही लग रहा है लेकिन गलती है इसी फॉर्मूला की। नया बैक्टीरिया है, एक है अ लगा हुआ है, तो बैक्टीरिया नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे बैक्टीरियम। बैक्टीरियम सिंगुलर है ना, एक के लिए तो सिंगुलर लगाना है, तो अ न्यू बैक्टीरियम बी कोवी जो है इज बिहाइंड। समझ में आ गई? चलो और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ थी जो मैं बताना चाह रहा था आपको। चलो, ये जो लेजिस्लेशन वर्ड है ना, ये एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा सिंगुलर होगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। इसको लेजिस्लेशन आप नहीं बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आज मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, सबके सब लोग इन वर्ड्स को डिवाइस करें अपने नोट्स में से। ऐसे वर्ड्स जो देखने में लगता है कि काउंटेबल होंगे लेकिन एक्चुअल में वो अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ड्स होते हैं। जैसे लेजिस्लेशन है, इंफॉर्मेशन है, इक्विपमेंट, ब्रेड, एडवाइस, पेपर, याद है ना। तो ऐसे 10-12 वर्ड्स आपको करवाए हुए हैं, अपने नोट्स में से निकालो, सभी वर्ड्स पे एक बार नज़र डालो। आज के क्विज में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। इक्विपमेंट, हार्डवेयर, मशीनरी, सॉफ्टवेयर। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल, द सेटिंग of an annual income, family income of rupee 8 lakh as a ceiling to determine if someone belongs to the EWS is clearly problematic। अब ये क्राइटेरिया बता रहा है कौन कौन से गलत क्राइटेरिया लगाए गए हैं। कह रहा है फॉर एग्जांपल, जो सेट करने का काम है एक एनुअल फैमिली इनकम को 8 लाख रुपए की एक सीलिंग के तौर पे, एक मैक्सिमम लिमिट के तौर पे, और किसके लिए, डिटर्मिन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए कि कोई आदमी, इफ़ समवन, वो बिलोंग करता है या नहीं करता है EWS कैटेगरी से। कह रहा है ये जो सेटिंग का काम है ना, ये साफ तौर पे प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम से भरा है। सेटिंग की वर्ब है इज़, समवन की वर्ब है बिलोंग्स। सीलिंग का मतलब है कैप यानी कि मैक्सिमम लिमिट। अगर आपकी 8 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम है तो आप EWS नहीं हो, उससे कम में आप EWS कहलाते हो। अब ये क्यों है ऐसा? कह रहा है इफ़ अवेलेबल
consumer expenditure surveys such as the NSSO report, key indicators of household consumer expenditure 2021 2011-12 are relied on. A large chunk of the population will be eligible for reservations in the below rupee 8 lakh EWS category. कह रहा है अगर अवेलेबल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जैसे कि NSSO की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट का नाम है ये बड़ी सी नाम वाली रिपोर्ट, कह रहा है अगर इनको रिलाई ऑन करवाया जाए, इनके ऊपर आधारित हुआ जाए, इनके ऊपर डिपेंड किया जाए, तो एक बहुत ही बड़ा चंक जो है, हिस्सा जो है, पार्ट जो है हमारी आबादी का, पॉपुलेशन का, वो एलिजिबल होगा, वो लायक होगा। और किसके लिए? रिजर्वेशंस के लिए, आरक्षण के लिए, इस 8 लाख से नीचे वाली EWS कैटेगरी के अंदर। एंड नॉट जस्ट द ट्रूली डिजर्विंग सेक्शंस ऑफ द पुअर, और ना केवल जो सच में डिजर्व करने वाले हैं, सच में जो लायक हैं, वो सेक्शंस जो हैं गरीब लोगों के, द पुअर के। तो गरीब लोगों का कोटा है, तो इसमें तो 95% 90% इंडियंस आ रहे हैं, तो ऐसा कोटा गरीब लोगों के लिए कैसे हो सकता है ना? तो रिपोर्ट्स के हिसाब से तो देख करके लगता है इस कोटा को सभी लोग अवेल कर पाएंगे। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वेज की वर्ब है आर रिलाइड ऑन। रिलाई ऑन करना, डिपेंड ऑन करना, हिंज ऑन करना, याद रखें इनके बाद में ऑन या अपॉन ही लगता है, ऐड इनके बाद में कभी नहीं लगेगा। इस ऐड को मैं निकाल देता हूं जल्दी से ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो किसी को, ठीक है? तो ऐड वाला सिस्टम इनके बाद में नहीं लगाना। चंक की वर्ब है विल बी, और देखिए आगे डिजर्विंग मतलब जो डिजर्व करता हो, जो लायक हो किसी चीज़ के लिए। आगे कह रहा है अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी सबमिटेड that this ceiling was reasonable but it could not adequately explain how the income criterion was more stringent than the one for the OBC creamy layer। कह रहा है एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो कमेटी है उसने ऐसा सबमिट किया, ऐसा उसने अपनी बात को रखा, दैट वो ये कि जो ये मैक्सिमम लिमिटेड जो सीलिंग है ये रीजनेबल थी, बिल्कुल सही थी, लेकिन ये कमेटी एडिक्वेटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई, सही तरीके से, पर्याप्त तौर पे समझा नहीं पाई कैसे जो इनकम का क्राइटेरियन है, इनकम का जो ये बेंचमार्क है, जो कसौटी है, ये ज़्यादा स्ट्रिंजेंट था। और किससे? उस वाले से जो है OBC की क्रीमी लेयर का। तो OBC के अंदर भी तो आपने क्रीमी लेयर बनाया हुआ है, तो EWS की क्रीमी लेयर जो है उससे स्ट्रिंजेंट कैसे हो गई? स्ट्रिंजेंट तो है ही नहीं, उससे कम स्ट्रिंजेंट है, ज़्यादा स्ट्रिंजेंट तो नहीं है। कमेटी की वर्ब है सबमिटेड, सीलिंग की वर्ब है वॉज, इट की वर्ब है कुड नॉट, इट आया है इसी कमेटी की बात हो रही है, कुड नॉट एक्सप्लेन। क्राइटेरियन की वर्ब है वॉज, अगेन क्राइटेरियन है सिंगुलर, क्राइटेरिया है प्लूरल, याद है ना? फिनोमिनन फिनोमिना, क्राइटेरियन क्राइटेरिया, पोडियम पोडिया, स्टेडियम स्टेडिया। तो क्राइटेरियन सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लगाई गई है, सिंगुलर क्राइटेरिया है, यहाँ इनकम एक ही है। अच्छा, स्ट्रिंजेंट मतलब कड़ा, रिगरस, रिजिड, हार्श। आर्मी स्कूल्स आर नॉन फॉर देयर स्ट्रिंजेंट डिसिप्लिन, याद है ना वो वाला सेंटेंस, स्ट्रिंजेंट। चलो ये 1 वाला कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा, वहीं पे एक साथ डिस्कस करेंगे दोनों। कह रहा है ऑल्सो द 8 लाख फिगर डिड नॉट करस्पॉन्ड टू एनी डेटा ऑन द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ EWS पर्सनस इन द पॉपुलेशन विद इनकम्स रिलेटेड टू इट। कह रहा है साथ ही साथ जो 8 लाख का फिगर है ये कोरस्पॉन्ड टू नहीं करता था, ये रिलेशन में नहीं था। रिलेशन में होना या करस्पॉन्ड टू करना, टू बी इन रिलेशन विद होना, और किसके साथ? किसी भी डेटा के साथ में जो था एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर्सन्स का, और किस में? हमारी आबादी में, पॉपुलेशन में, और इस इनकम से जो रिलेट होते थे विद इनकम्स रिलेटिंग टू इट। तो 8 लाख का क्राइटेरिया अपने आप से ही बना दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, इसके ऊपर कोई डेटा सरकार के पास कभी नहीं रहा। समझ में आ गई? फिगर की वर्ब डिड नॉट करस्पॉन्ड टू। आओ अब नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। यहाँ बताएगा और क्या क्या कमियाँ हैं इस कोटा के अंदर। कह रहे पेटिशनर्स हैव ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द नेट इफेक्ट ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ OBC and SC/ST aspirants from the EWS has been that they are now denied an opportunity to compete in the general category to the extent of 10%। कह रहे जो पेटिशनर है, जिन लोगों ने याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट के सामने EWS के अगेंस्ट, कह रहे इन्होंने इस चीज़ को भी आर्ग्यू किया है, ये दलील भी पेश की है। क्या पेश की है? कि जो नेट इफेक्ट है, जो टोटल इफेक्ट है एक्सक्लूड करने का SC/ST और बैकवर्ड क्लासेस को, और कहाँ से? EWS के कोटा से। तो EWS सिर्फ जनरल वालों पे लगेगा, SC/ST और OBC पे नहीं लगता। कह रहे जो इसका इफेक्ट है ना, पूरा इफेक्ट इस बात का, वो ये रहा है कि अब ये लोग नहीं दिए जाते, डिनाई किए जाते हैं, इन लोगों को मना हो गया है एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका। और किस चीज़ का भाई? कंपीट करने का जनरल कैटेगरी के अंदर, और कहाँ तक? 10% के एक्सटेंट तक, 10% की हद तक। तो इनकी तरफ से 10% इनका कोटा कम हो गया, ये कहना है पेटिशनर्स का, जो इनके लिए संवैधानिकली
कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान के हिसाब से जो बनाया गया था। कह रहा है इन इफेक्ट लिमिटिंग द कोटा टू फॉरवर्ड क्लासेस, और एक तरीके से इन इफेक्ट का मतलब होता है फाइनल जो इफेक्ट इसका क्या आ रहा है ना। तो कह रहा है एक तरीके से लिमिट करते हुए इस कोटा को फॉरवर्ड क्लासेस के लिए, उन लोगों के लिए जो बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आते, यानी कि जनरल वालों के लिए। तो ऐसा इनका कहना है। पिटिशनर्स की वर्ब है हैव आर्ग्यूड, इफेक्ट की वर्ब है हैज़ बीन, दे आया है ओबीसी एसटी और एससी के लिए, इनकी वर्ब है डिनाइड। किसी को कोई चीज़ डिनाई करते हो तो उसको उस चीज़ को देने से आप मना कर देते हो। लिमिटिंग यहाँ पे पीपीएसए है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब इन लोगों को डिनाई किया जा रहा है ना, तब इनका लिमिट भी किया जा रहा है कोटा फॉरवर्ड क्लासेस के लिए। कह रहा है दिस इज़ अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, ये एक बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट है, वैलिड है, मतलब इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। कह रहा है इवन इफ द कोर्ट अग्रीज टू मेंटेन दैट रिजर्वेशंस कैन बी प्रोवाइडेड ऑन इकोनॉमिक बेसिस। कह रहा है यहाँ तक कि अगर इवन इफ हमारी कोर्ट जो है वो अग्री हो भी जाती है इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, कि कोटा को, रिजर्वेशन को प्रोवाइड किया जा सकता है आर्थिक विकास के तौर पे, आपकी इकोनॉमी, आपकी आर्थिक हालत के तौर पे। कह रहे समथिंग दैट हैज़ बिन explicitly denied so far with only social and educational backwardness being mentioned in the constitution। कह रहा है ये एक ऐसी चीज़ भी है, इकोनॉमिक बेसिस का कोटा, कह रहा है ये एक ऐसी चीज़ भी है जो एक्सप्लिसिटली, साफ तौर पे डिनाई की गई है, मना की गई है अभी तक सो फार। और कैसे मना की गई है? साथ ही इस चीज़ के महज सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के होने के, आपकी सामाजिक और आपकी शैक्षणिक पिछड़ेपन के होने के, और क्या होने के, मेंशन यानी कि जिक्र होने के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड रीआइट्रेटेड इन सेवरल जजमेंट, और इस चीज़ के बार बार दोहराए जाने के बहुत सारी जजमेंट्स में, बहुत सारे पिछले नतीजों में। कह रहा अगर इस तरह के कोटा को मेंटेन भी कर दिया जाता ना, जिसको आज तक हमारे संविधान ने कभी नहीं पहचाना, इकोनॉमिक बेसिस का कोटा, कह रहा फिर भी होगा क्या? कह रहा एक्सक्लूडिंग पीपल ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज फ्रॉम दिस बेनिफिट डिस्पाइट देयर बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस रेंडर्स द लेजिस्लेशन डिस्क्रिमिनेटरी। कह रहे फिर भी जो एक्सक्लूड कर देने का काम है उन लोगों को जो कम्युनिटी से आते हैं, सर्टेन कम्युनिटी से आते हैं, इस बेनिफिट से, बावजूद उनके बिलोंग करने के, आने के ईडब्ल्यूएस से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, कह रहे ये एक्सक्लूड करने का काम रेंडर करता है इस लेजिस्लेशन को भेदभाव भरा, यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी। अब आप सोच रहे हो कि सर इतना लंबा सेंटेंस, इतने इसके हिस्से हैं, मैं कैसे पढ़ूंगा? जैसे मैंने पढ़ा है वैसे ही आपको पढ़ना है, बहुत आसान है ये, इसको रिपीट करने की ज़रूरत है क्या? चलो जल्दी से कर देता हूँ 15-20 सेकंड में। अगर कोर्ट मान भी गई कोटा को बनाए रखना है, वो कोटा की जो रिजर्वेशन जिसमें प्रोवाइड किया जाता है इकोनॉमिक बेसिस पे, कह रहे अगर कोर्ट मान भी गई ना, अभी बीच वाला छोड़ दो, तो कह रहे तो भी इस कोटा में से उन लोगों को बाहर निकाल देना जो गरीब हैं, चाहे वो एससी के हों, चाहे वो एसटी के हों, जिनको नहीं रखा गया, वो इस कोटा को सबके लिए भेदभाव वाला बनाता है। अगर इकोनॉमिक बेसिस पे कोटा देना है तो फिर सबको दो, फिर ऐसा मत बोलो कि जनरल वालों के लिए, गरीब जनरल वालों के लिए। अगर गरीब की बात हो रही है तो गरीब तो कोई भी हो सकता है ना। तो इस तरह का कोटा नहीं होना चाहिए जो एक ही जाति में गरीब लोगों को दिया जाए। कोर्ट की वर्ब है अग्रीज, रिजर्वेशन की वर्ब है कैन बी प्रोवाइडेड, दैट की वर्ब है हैज़ बीन डिनाइड। एक्सप्लिसिटली का मतलब है साफ तौर पे, जाहिर तौर पे, क्लियरली या अपरेंटली, इन एन एक्सप्लिसिट या क्लियर मैनर। सो फार मैंने आपको कल ही बताया था, सो फार, ऑलरेडी, येट, ये सारी ऐसी एडवर्ब्स हैं जो परफेक्ट टेंस को ट्रिगर करती हैं। तो दैट हैज़ बीन डिनाइड, परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस, याद है ना कल वाला कॉन्सेप्ट। एक्सक्लूडिंग की वर्ब है रेंडर्स, रेंडर का मतलब है किसी को कोई चीज़ बना देना। जैसे इन्फ्लेशन हैज़ रेंडर्ड एवरीथिंग एक्सपेंसिवली, इन्फ्लेशन ने सब चीज़ों को एक्सपेंसिवली बना दिया है, महंगा बना दिया है। याद रखना है कि ये रेंडर के बाद में नाउन आएगा, जिस चीज़ को आप जो बना रहे हो, और जो बना रहे हो वो आएगा एडजेक्टिव फॉर्म में। तो एक्सपेंसिवली नहीं बनाया है, आपको यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ करना है एक्सपेंसिव, ठीक है। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिवली तो एडवर्ब होता है, एक्सपेंसिव एडजेक्टिव होता है। डिक्शनरी खोलो चेक करो। तो इन्फ्लेशन हैज़ रेंडर्ड एवरीथिंग एक्सपेंसिव। वैसे ही द इंसिडेंट हैज़ रेंडर्ड हिम अ कॉवर्ड, इस घटना ने उसको एक बुज़दिल बना दिया है। अब देखो कॉवर्ड एक नाउन है, लगाना है एक एडजेक्टिव, अ लगा हुआ आगे, एक आर्टिकल भी आ रहा है इसके, तो मैं क्या करूँगा, कॉवर्ड की जगह लिखूंगा कॉवर्डली। कॉवर्ड की एडजेक्टिव फॉर्म होती है एल लगा के, चेक करो डिक्शनरी में, तो यहाँ पे लगेगा कॉवर्डली। तो रेंडर के कॉन्सेप्ट को याद रखना, जो भी साथ में जिसको भी बनाओगे ना, एडजेक्टिव फॉर्म में ही बनाना चाहिए। रेंडर समथिंग रेंडर्स द लेजिस्लेशन जो है डिस्क्रिमिनेटरी। चलो और आगे बढ़े, मेरे ख्याल से हो गया। अब ये बीच वाला इसने बताया हुआ है इकोनॉमिक बेसिस का कोटा क्या होता है। कह रहा है कि ऐसी चीज़ है जिसको अभी तक मना किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और किस चीज़ के साथ है, अभी तक सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के ही मेंशन होने के साथ में हमारे संविधान के अंदर, और इसके दोहराए जाने के साथ में कई सारी जजमेंट्स के अंदर। रीआइट्रेट मतलब रिपीट करना, जर्मिनेट करना, किसी चीज़ को बार बार दोहराना।
चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन रीसेंट रिक्रूटमेंट एंड रीसेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस सच एज द यूपीएससी एंड जेईई मार्क्स कट ऑफ फॉर एडमिशंस वर लोअर फॉर द ईडब्ल्यूएस कोटा। कह रहा है हाल ही में जो रिक्रूटमेंट और एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं, जैसे कि यूपीएससी का हुआ है और जेईई का हुआ है, इसमें जो मार्क्स की कट ऑफ थी एडमिशन के लिए वो लोअर थी, कम थी। और किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, बजाय किसके? देन दैट ऑफ द ओबीसी, ओबीसी से के भी मुकाबले। ओबीसी से कम जो है ईडब्ल्यूएस वाले कम मार्क्स पे यूपीएससी जेईई को ले पा रहे थे। आगे बात समझ में। कट ऑफ की वर्ब है वर। अब ये दैट वाला कॉन्सेप्ट देख लो। इस सेंटेंस में एक एरर बनी हुई है। जिनको एक कॉन्सेप्ट आता है वो पहले इस एरर को पहचान चुके होंगे। जिनको एरर नहीं मिली है, अब ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एरर आप भी सीख जाओगे। देखो एरर ये है कि आपको रूल कहता है कि बराबरी की चीज़ों को ही कंपेयर करना चाहिए। जिन चीज़ों की आपस में कोई बराबरी नहीं है उनको कैसे कंपेयर करोगे? जैसे द वेदर टुडे इज़ हॉटर देन यस्टरडे। आज का वेदर कल के मुकाबले ज़्यादा गर्म है। सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही है लेकिन एक्चुअल में गलत है। कैसे? आज का वेदर ज़्यादा गर्म है कल के मुकाबले। कल के मुकाबले नहीं सर, कल के वेदर के मुकाबले। वेदर को वेदर से कंपेयर करना है, वेदर को दिन से कैसे कंपेयर कर सकते हो? आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे द वेदर ऑफ टुडे इज हॉटर देन, यहाँ लिखो द वेदर ऑफ यस्टरडे। अब इसमें दिक्कत ये है कि द वेदर दो बार आ गया। द वेदर यहाँ भी आ गया और द वेदर यहाँ भी आ गया। तो दो बार आने की बजाय आप इस द वेदर को यहाँ से दो निकाल और इसकी जगह लिख दो दैट। क्या लिख दो? दैट। तो ये दैट और दोज वाली एरर होती है। इस तरीके से दैट को यूज़ किया जाता है। वैसे ही द कॉस्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ मच हायर देन माई हाउस। इस प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है मेरे घर से। इस प्रॉपर्टी का जो कीमत है मेरे घर से बहुत ज़्यादा है। तो मेरे घर से बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट मेरे घर की कॉस्ट से ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ लिखूंगा देन द कॉस्ट ऑफ माई हाउस। अब देखो द कॉस्ट दो बार आ रहा है तो दूसरी बार द कॉस्ट को हटा दो और यहाँ लिख दो दैट ऑफ माई हाउस। समझ में आ रही है ना? बस यही एरर है। अब इसी तरह से तीसरे वाले को देखो, एक सेकेंड रुकना। जॉब्स इन दिल्ली ऑफर मोर सैलरी देन ग्वालियर। दिल्ली में जो नौकरियां हैं ज़्यादा सैलरी को ऑफर करती हैं बजाय ग्वालियर के। तो बजाय ग्वालियर के नहीं, ग्वालियर की जॉब्स के। तो मैं यहाँ लिखूंगा देन द जॉब्स ऑफ ग्वालियर। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ भी जॉब्स आ रहा है, यहाँ भी जॉब्स आ रहा है, तो यहाँ पे दूसरी बार आप क्या लगा दोगे? दैट लगा दोगे। ध्यान देना, दैट तब लगता है जब सिंगुलर चीज़ें आ रही हों। वेदर के लिए दैट आया, कोस्ट के लिए दैट आया, अब लगा हुआ है जॉब्स, जॉब्स के लिए आएगा दोज। ठीक है? तो कब दैट लगाना है, कब दोज लगाना है, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है। जिस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं उस चीज़ की तरफ देखो। सिंगुलर है तो दैट और अगर प्लूरल है तो दोज। अब इसी फॉर्मूला को इसने लगाया लेकिन आधा लगा के भूल गए। मार्क्स कट ऑफ्स आर लोअर फॉर ईडब्ल्यूएस देन मार्क्स कट ऑफ्स ऑफ द ओबीसी। आ रही बात समझ में? तो कट ऑफ्स के लिए दैट नहीं, टेक्निकली दोज आना चाहिए। मिल गई ना एरर? समझ में आ गई? चलो लॉजिकली समझो, रट्टा वट्टा कोई नहीं मरवा रहा हूँ आपसे मैं। चलो लास्ट सेंटेंस रह गए एक दो। कह रहा है इन एसेंस इफ द इनकम क्राइटेरियन फॉर आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैज़ टू बी द बेसिस। कह रहा है अगर इसेंस में बात करें, इसेंस एक वर्ड है, इसका मतलब होता है सार, क्रक्स भी बोलते हैं इसको जिस्ट भी बोलते हैं। कह रहा है अगर सब चीज़ों का सार निकालें, अगर इनकम क्राइटेरियन जो है आइडेंटिफाई करने का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, कह रहा है ये होना चाहिए बेसिस। अगर इसी कोई आधार बनाना है तो क्या होना चाहिए? कह रहा है इट मस्ट अराइव एट अ क्लियरली डिटरमिन्ड फिगर फॉर द लिमिट अनलाइक द 8 लाख फिगर। तो इसको अराइव एट होना चाहिए, इस क्राइटेरियन को पहुंचना चाहिए एक साफ तौर पे डिटरमिन्ड फिगर की तरफ, साफ तौर पे निर्धारित आंकड़े की तरफ, और इस लिमिट के लिए फॉर द लिमिट। और किसके बिल्कुल उल्टा? अनलाइक द रुपीड 8 लाख फिगर, 8 लाख की फिगर से बिल्कुल उल्टा, जो इसने अपने हिसाब से बना दिया है आर्बिट्रेरी तरीके से। कह रहा है एंड ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट शुड बी अवेलेबल टू अवेल ऑफ रिजर्वेशन अंडर दिस कैटेगरी। कह रहा है और समाज के सभी वर्गों को, सोसाइटी को, बिना उनकी कास्ट को रिस्पेक्ट दिए, बिना इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कह रहा है वो एलिजिबल होने चाहिए अवेल ऑफ करने के लिए। इसका मतलब होता है फ़ायदा उठाना, फ़ायदा उठाने के लिए रिजर्वेशन का इस कैटेगरी के अंदर। तो अगर बनाना ही है तो 8 लाख की लिमिट मत रखो, कोई ऐसी लिमिट रखो जो लॉजिकल हो। और दूसरा, सभी के लिए बनाओ, क्योंकि गरीब तो कोई भी हो सकता है। आप ईडब्ल्यूएस को सिर्फ जनरल के लिए लिमिटेड मत करो। संविधान के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। आपके इमोशंस कुछ भी कह सकते हैं, संविधान ऐसा कहता है। क्राइटेरिया की वर्ब है हैज़, इट की वर्ब है मस्ट अराइव एट, सेक्शंस की वर्ब है शुड बी। चलो अच्छा, इसमें देखने वाली एक ही चीज़ है, अराइव एट की जगह रीच भी लिखा जा सकता था, लेकिन याद रखना
अराइव के बाद में एट आता है, रीच के बाद में एट नहीं आता। वैसे ही सीक, सीक का मतलब होता है ढूंढने की कोशिश करना, इसके बाद में फॉर नहीं आता, लेकिन लुक के बाद में फॉर आता है। अराइव एट, ये दूसरी तीसरी बार मैंने ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है ना, इसको हटा दो। डिमांड का मतलब और आस्क फॉर का मतलब एक ही है, डिमांड के बाद में फॉर नहीं आता। अपोज और ऑब्जेक्ट टू का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब है विरोध करना, अपोज के बाद में टू नहीं आता। तो लेफ्ट साइड में कोई प्रेपोजिशन नहीं, राइट साइड में इन्हीं वर्ब्स की सिनोनिम वर्ब्स प्रेपोजिशन लेती हैं। तो ये 3-4 वर्ब्स हैं, इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, इन पे आज भी क्वेश्चन बनेंगे और एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। चलो यहीं रैप अप करते हैं सेशन को, आ जाओ जल्दी से अपने क्विज पे। थोड़ा भारी था आज का सेशन, है ना। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन है इसमें 3 एरर्स आपको मिलेंगी, कोशिश करो ढूंढने की। मैं आपको हिंट दे दूंगा अभी, पहले खुद से कोशिश करो तीनों एरर्स को ढूंढने की। सेकंड में आपसे पूछा है स्ट्राइक आउट का सिनोनिम क्या होता है फ्रेजल वर्ब का, तो चारों वर्ड्स आप ऑलरेडी कर चुके हो आर्टिकल में, सही वर्ड का मीनिंग यहाँ से निकाल लो। 5वें में आपसे पूछा है अडेंडम, अडेंडम्स, अडेंडा या फिनोमिनन, चारों में से कौन सा वर्ड आप यहाँ पे यूज़ करोगे। इसको देख लेना, एन को इस आर्टिकल के हिसाब से ही सही वर्ड को यहाँ पे यूज़ करना। और 6 में पूछा है दैट और दोज ऑफ वाली जो एरर है उनमें से कौन सा वर्ड आप यहाँ पे यूज़ करोगे, दैट लगाओगे, दोज लगाओगे, कुछ भी नहीं लगाओगे या कंटेंट लगाओगे। ठीक है, पहले में 3 एरर्स हैं, मैं आपको आइडिया देता हूँ कहाँ पे है हिंट्स के साथ में। पहला हिंट है यहाँ पे, दूसरा हिंट है यहाँ पे, और तीसरा हिंट है यहाँ पे। हिंट्स दे दिए हैं, अब मेरे ख्याल 6 में से 5 नंबर सबके आ जाने चाहिए। जाओ इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में सभी के आंसर्स रखे हैं, मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करो, आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, शालीन भाषा में, एकदम अच्छी भाषा के अंदर, है ना, ठीक तरीके से 2 से 3 सेंटेंसेज में अगर लिख सकें तो इंग्लिश में लिख करके बताएं, इससे आपकी राइटिंग अच्छी होगी। कमेंट्स में पोस्ट करना। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो एसएससी बैंकिंग या यूपीएससी की, तो इंग्लिश का सेक्शन ऐप पे प्रिपेयर हो जाता है, जाके प्रिपेयर कर सकते हैं। कोर्सेज अवेलेबल हैं, फुल फ्लेजेड कोर्सेज हैं। टाइम रहते ही प्रिपरेशन को शुरू करना है, लास्ट के 15 दिनों में कोर्स मत बाय किया करो, 1-2 महीना 4 महीना अपनी प्रिपरेशन को दिया करो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में रखा है, कोई क्वेरी होती है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके टीम से बात कर सकते हैं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।